हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली डिग्री ऑफ कंपैरिजन या कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से रिलेटेड है। इससे पहले हमने एडजेक्टिव, उसकी डेफिनीशन और उसके टाइप्स के बारे में स्टडी किया था। आज के जो हमारा टॉपिक है उसमें हम थोड़ा सा डीप स्टडी करेंगे एडजेक्टिव को। इसमें मैंने जो आज का टॉपिक लिया हुआ है वो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, जिसमें कि हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में स्टडी करेंगे। बिफोर हम इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करें उससे पहले जैसा कि मैं हमेशा करता हूं कि एक छोटा सा आपको आइडिया दे देता हूं, या एक जिसको हम बोलते हैं क्विक रिवीजन टाइप का, कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो एडजेक्टिव होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, ये एडजेक्टिव क्या था कि बेसिकली किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जो इंफॉर्मेशन होती है उसी को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट हमने जो पढ़ा था वो ये था कि वर्ड्स बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन से पहले जो वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं उनको ही हम एडजेक्टिव बोलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है या जो नेक्स्ट चीज़ आती है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की, इसको थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक से समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन या डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की ज़रूरत क्या है, या कि इसको कहाँ से हम समझना शुरू करें। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसको इस तरीके से समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है जिसका नाम फॉर एग्जाम्पल हमारे पास राजू है। ओके, हमने राजू के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे दी कि राजू इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय। ओके, हमारे पास एक बंदा है जिसका नाम राजू है, और राजू के बारे में मैंने एक सेंटेंस लिख दिया कि राजू इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय। अब आप जब इस सेंटेंस को चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देखें हमारे पास दो नाउन हैं, एक बेसिकली यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ओके, राजू, जैसे कि जब नाउन का चैप्टर हमने पढ़ा था तो वहाँ पर हमने नाउन के डिफरेंट टाइप्स को स्टडी किया था, तो वहीं से ये पॉइंट आता है। ये बेसिकली क्या है, ये हमारा प्रॉपर नाउन है और ये हमारा कॉमन नाउन है। ओके, बॉय जो हमारा कॉमन नाउन है, इसके पहले हमारे पास दो वर्ड लिखे हुए हैं, आ और स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर इसके पहले कुछ नहीं लिखा तो इसको हम छोड़ देंगे। हम यहाँ पर चेक करते हैं कि बॉय जो हमारा कॉमन नाउन है उसके पहले हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक है आ और दूसरा है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आ आपको पता है, अगर आप एडजेक्टिव के टाइप्स आपने ध्यान से पढ़े हैं इससे पहले वाले लेक्चर में, तो आपको पता होगा कि ये बेसिकली नंबर एडजेक्टिव है, और ये जो है ये क्वालिटी एडजेक्टिव है। मैंने एडजेक्टिव के डिफरेंट टाइप्स वहाँ पर डिस्कस किए थे, जिसमें नंबर एडजेक्टिव, क्वालिटी, क्वांटिटी, इस तरीके से जो थे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव हमने स्टडी किए हैं। आप पिछले वीडियो में जा करके इनके टाइप्स को चेक कर सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारे पास कि राजू इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉय, जहाँ पर हमने ये चेक किया कि राजू हमारा प्रॉपर नाउन है, बॉय हमारा कॉमन नाउन है। इस कॉमन नाउन के पहले जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन आ और इज हैं। आ जो है वो हमारा नंबर एडजेक्टिव है, और स्ट्रॉन्ग जो है ये एक क्वालिटी एडजेक्टिव है। जब हम एक सिंगल एडजेक्टिव को रिफ़र करते हैं यहाँ पर इस तरीके से, या एक सिंगल नाउन या प्रोनाउन को, प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन को जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सिंपली इसको एज इट इज़ जो है वो समझ सकते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम तब आती है जब हम इसी पर्टिकुलर एडजेक्टिव को किसी दो के बीच में कंपेयर करते हैं, या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में हम कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं यहाँ पर, अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दो बंदे हैं, एक का नाम है राजू और एक का नाम है राम। ओके, अब मैंने आपसे ये पूछा कि इनमें से कौन जो है ज्यादा स्ट्रांग है। अब हमारे पास डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट
आता है। जैसे कि अगर आपने ये बोला कि भाई राम जो है वो राजू से ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इस सेंटेंस को आप कैसे लिखेंगे? क्या तब भी हमारे पास स्ट्रांग एज स्ट्रांग ही आएगा या उस पर्टिकुलर वर्ड में कुछ चेंजेस आएंगे? अगर मैं ये बोलूं कि राम जो है वो राजू से ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इस सेंटेंस को अगर मैं यूं लिखूं कि राम इज स्ट्रॉन्गर देन राजू, राम इज स्ट्रॉन्गर देन, ये हमारा सेंटेंस है कि राम इज स्ट्रॉन्गर देन राजू। अब अगर आप यहां पे ये लिखते कि राम इज स्ट्रॉन्ग देन राजू, तो वो हमारा गलत होता। इसीलिए हमें डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की जरूरत पड़ती है कि जब कभी हम दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में किसी एक पर्टिकुलर, लोग इन द सेंस हमारा नाउन या प्रोनाउन, कि जब हम कभी दो या दो से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन के बीच में किसी एक पर्टिकुलर एडजेक्टिव को कंपेयर करते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को ही हम बोलते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पे ये लिखते कि राम इज स्ट्रॉन्ग देन राजू, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाता। यहां पर जो स्ट्रॉन्गर है ये करेक्ट फॉर्म है इस पर्टिकुलर एडजेक्टिव की, यही हमें पढ़ना है। अगर मान लीजिए कि इसी चीज को हम इस तरीके से समझें कि हमारे पास अब हमने एक और बंदा बढ़ा दिया, मतलब अब हमारे पास 3 हो गए, मान लीजिए राजू, राम और श्याम। ओके, अब इन 3 लोगों के बीच में हमें यह बताना है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन है। अब जैसे मान लीजिए कि हमने ये बोला कि भाई जो श्याम है हमारे पास, वो श्याम, राजू और राम, इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। सबसे ज्यादा स्ट्रांग है तो क्या हम स्ट्रांगर ही यूज करेंगे कि भाई श्याम इज स्ट्रांगर और स्ट्रांगर देन राजू एंड राम? ऐसा नहीं है। ये सेंटेंस तब बनेगा, या जैसे मान लीजिए अब हमारे पास क्वेश्चन आता है क्या, सबसे ज्यादा कौन स्ट्रांग है। जब हम ये क्वेश्चन पूछेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि मान लीजिए श्याम इज स्ट्रॉन्गेस्ट देन others, श्याम इज स्ट्रॉन्गेस्ट देन अदर्स, कि श्याम जो है वो अदर मतलब राजू और राम से ज्यादा स्ट्रांग है। यहां पे ये जो डिग्री है हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट, वो फर्क हो गई। पहले हमने ER के साथ उसको यूज किया था, अभी हमने उसको EST के साथ यूज किया है। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का। जब हम एक सिंगल नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं तो हम एडजेक्टिव की बेसिक फॉर्म को यूज करते हैं। जब हम दो लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं, और जब हम 2 से ज्यादा लोगों की बात करते हैं तो हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं। यही हमारा कॉन्सेप्ट है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का। इसको हम सिंपली इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब कभी किसी एडजेक्टिव को इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन, उसको जब हम कभी 2 पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन के बीच में कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं तो उसको हम कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं, और अगर हम 2 से ज्यादा लोगों के बीच में उसको कंपेयर करते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब हम इसी कॉन्सेप्ट को अपने पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं। ओके, सो अभी हमने चेक किया कि हम कैसे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं कि जब कभी हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट होते हैं या 2 नाउन या प्रोनाउन होते हैं तो उस केस में हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, और जब हमारे पास 2 से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन होते हैं और उनको हम कंपेयर करते हैं तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ओके, ये था हमारा कॉन्सेप्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का।
कि जब हम दो नाउन या प्रोनाउन को कंपेयर करेंगे तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, और हमने यहां पर अभी जैसे चेक किया कि जब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं तो हम बेस फॉर्म में ER लगाते हैं, जैसे मैंने स्ट्रॉन्गर लिखा था। इसी तरीके से जब हम दो से ज्यादा लोगों के बीच में या दो से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन के बीच में कंपेयर करते हैं तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, और इसके लिए हम EST ज्यादा लगाते हैं अपने बेस फॉर्म में, जैसे कि मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट यूज किया था, जैसे पहले मैंने अभी लिखा था स्ट्रॉन्गर, और यहां पर हमने लिखा था स्ट्रॉन्गेस्ट, इस तरीके से ये EST ज्यादा लगाया था, यहां पर ER ज्यादा लगाया था। ये कॉन्सेप्ट था हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन का, और यही कॉन्सेप्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसके बाद आता है वो यही है कि फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। ओके, ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि हमारे पास एडजेक्टिव बेसिकली तीन फॉर्म में आते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, और थर्ड वन आता है हमारे पास सुपरलेटिव, इस तरीके से। पॉजिटिव मतलब बेस फॉर्म में जो होता है एडजेक्टिव, जैसे कि स्ट्रॉन्ग। कंपैरेटिव जब हम दो लोगों के बीच में चेक करते हैं और इसमें बेस फॉर्म में ER ऐड करते हैं, और सुपरलेटिव जिसमें कि बेस फॉर्म में हम EST लगाते हैं, ये दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है, और ये मोर देन टू प्लस का मतलब दो से ज्यादा, 3 4 इस तरीके से। जैसे कि यहां पर मैंने लिखा था स्ट्रॉन्ग, यहां पे हो जाएगा स्ट्रॉन्गर, और यहां पर हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट। होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का, कि कैसे हमने फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री के अंडर हमने तीन तरीके के पॉइंट पढ़े, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव जो कि बेस फॉर्म होता है किसी भी एडजेक्टिव का, जैसे स्ट्रॉन्ग। कंपैरेटिव जब हम उसी पर्टिकुलर बेस फॉर्म को दो लोगों के लिए चेक करते हैं, दो लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं, तो हम उसमें ER ज्यादा लगा देते हैं, ER एज अ सफिक्स हम उसको ऐड करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री में EST जो है वो सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन के बीच में किसी एडजेक्टिव को हम दो से ज्यादा लोगों के लिए चेकआउट करते हैं, तो वहां पर हम बेस फॉर्म में EST ऐड करते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया। तो ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या डिग्री ऑफ कंपैरिजन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो किस तरीके से वर्क करता है। इसमें कुछ नहीं है, सिंपली हमारा बेस फॉर्म में अगर हम दो के बीच में कंपेयर करते हैं तो ER ऐड करते हैं, और दो से ज्यादा लोगों के बीच में उसको चेक करते हैं तो हम EST ऐड करते हैं। तो क्या ये इतना ही आसान होता है कि हर एक एडजेक्टिव के साथ ER और EST लगा दें? तो ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो फिर टीचर्स की जरूरत नहीं थी, इतना कॉन्सेप्ट अगर ईजी हो जाता तो। अब इसके बाद हमें इसके रूल्स पढ़ने हैं कि कैसे हम डिफरेंट कंडीशंस में ER और EST को ऐड करते हैं, कि क्या वाकई सिंपली ऐड करना है या उसमें और भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है। तो इसी चीज को हम अब अपने नेक्स्ट टॉपिक से समझते हैं कि कैसे हम ER और EST ऐड करेंगे डिफरेंट वर्ड्स में कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग। तो इन रूल्स को हम अपने वन बाय वन अब चेक करेंगे। So here comes our new rule which is number 1। हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में बेसिकली कैसे ER और EST अपने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में ऐड करते हैं, उससे रिलेटेड हमने रूल्स पढ़ना शुरू किए हैं। इस प्रोसेस में हमारे पास जो पहला रूल है, रूल नंबर 1, ये रूल बहुत सिंपल है। इसको जैसे कि उस पर्टिकुलर एडजेक्टिव के लिए हम इसको यूज करते हैं जिनके एंड में E अल्फाबेट आता है, कि व्हेन एन एडजेक्टिव
एंड्स विद ई। ऐसे सारे एडजेक्टिव जिनकी स्पेलिंग में लास्ट अल्फाबेट ई आता है, तो उनके लिए बहुत सिंपल है, ई ऑलरेडी लास्ट में प्रेजेंट होता है, तो हम ई आर में सिर्फ आर ऐड करते हैं जब हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं, और सुपरलेटिव के लिए हम बेसिकली ST सिंपली ऐड कर देते हैं, क्योंकि ओरिजिनली ये क्या था, ये ER था और ये EST था, E ऑलरेडी उसमें लास्ट में प्रेजेंट होता है, तो हम सिंपली R और सिंपली ST वहां पर ऐड कर देते हैं। इनके एग्जाम्पल से इनको समझते हैं, जैसे मैंने यहां पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव का मतलब हमारा जो बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म। कंपैरेटिव जब हम दो लोगों के बीच में किसी पर्टिकुलर एडजेक्टिव को कंपेयर करते हैं, और सुपरलेटिव जब हम उनको दो से ज्यादा लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं। तो यहां पर हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो ब्रेव। आप देखिए जितने भी एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखे हैं उन सब के लास्ट में ई प्रेजेंट है, जो कि हमारे रूल नंबर 1 की कंडीशन को फुलफिल करता है। जब हम इस पॉजिटिव को कंपैरेटिव में कन्वर्ट करेंगे ब्रेव को, तो जैसे कि रूल कह रहा है कि जब हम दो लोगों के बीच में इसको कंपेयर करेंगे तो हम सिंपली ई ऑलरेडी प्रेजेंट है, हम आर उसमें ऐड कर देंगे। इसी तरीके से जब हम सुपरलेटिव की बात करते हैं तो ई ऑलरेडी प्रेजेंट है, हम सिंपली ST वहां पर ऐड कर देंगे। इसी तरीके से फाइन के लिए हमारे पास FINE और R उसमें हम ऐड कर देंगे, जबकि सुपरलेटिव के लिए सिंपली ST उसमें ऐड कर देंगे, चूंकि E ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसी तरीके से लार्ज, R और ST उसमें इस तरीके से ऐड कर देंगे। वाइट, R सिंपली ऐड कर देंगे, और यहां पे वाइटेस्ट, ओके। नोबेल, इस तरीके से, और ST यहां पर ऐड कर देंगे। वाइज, वाइजर और वाइजेस्ट, ओके। सो यहां से हमने ये समझा कि जब कभी किसी एडजेक्टिव के लास्ट में ई प्रेजेंट होता है तो हम सिंपली उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को लिखने के लिए कंपैरेटिव में सिंपली आर ऐड कर देते हैं और सुपरलेटिव में सिंपली ST ऐड कर देते हैं। यहां पर मैंने ये तीनों फॉर्म यहां पर आपके लिए लिखे हुए हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव का मतलब बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, कंपैरेटिव जब हम दो लोगों को कंपेयर करते हैं, और सुपरलेटिव जब हम दो से ज्यादा लोगों को कंपेयर करते हैं। यहां पर ये एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, ब्रेव, फाइन, लार्ज, वाइट, नोबेल और वाइज। इनमें कैसे हमने आर कंपैरेटिव में सिंपली आर ऐड किया और सुपरलेटिव में सिंपली ST ऐड करके हमने तीनों फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव यहां पे अपने चेक किए हैं। अब हम चलते हैं अपने रूल नंबर 2 की तरफ। होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसमें बहुत ज्यादा समझने वाली चीज नहीं है, लाइक बहुत ज्यादा कोई ट्रिक या बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कोई भी एडजेक्टिव जिसके एंड में ई आता है उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव लिखने के लिए आप सिंपली आर और ST ऐड करेंगे। आपको चेक सिंपली ये करना है कि उनके लास्ट में ई प्रेजेंट होना चाहिए। जिन एडजेक्टिव्स की स्पेलिंग में ई प्रेजेंट होता है एट लास्ट, उनके लिए हमारा ये रूल नंबर 1 इस तरीके से वर्क करता है विद एग्जाम्पल। अब हम अपना रूल नंबर 2 चेक करेंगे। सो हियर कम्स अवर रूल नंबर 2। ये बेसिकली ऐसे एडजेक्टिव्स के लिए है जिनकी स्पेलिंग में लास्ट अल्फाबेट Y प्रेजेंट होता है। Y का कॉन्सेप्ट बहुत ही ट्रिकी होता है इंग्लिश ग्रामर में। एक चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों के साथ में यहाँ पर, कि जब कभी हम किसी वर्ड में इंग्लिश ग्रामर में जब हम कोई वर्ड देखते हैं और उसके लास्ट में Y आता है, अब हम चाहे इस वर्ड के साथ ING ऐड करें, ES और ES ऐड करें, लाइक प्लूरल को हम सिंगुलर से बनाएं,
या कि हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं, तो वाई को वॉवेल से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वाई से पहले अगर वॉवेल है तो कोई इशू नहीं है, सिंपली आप ईडी ऐड कीजिए, सिंपली आप आईएनजी ऐड कीजिए, एस और ईएस जो करना है आप कीजिए। लेकिन अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट प्रेजेंट होता है तो फिर दिक्कत है। अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, हाउ टू ऐड ईडी और आईएनजी विद अ वर्ब, और हाउ टू ऐड एस और ई एस विद अ वर्ड, इस तरीके के जो भी कॉन्सेप्ट थे वहां पर आपने ये चीज जरूर कॉमन देखी होगी कि ऐसे वर्ड्स जिनके एंड में वाई आता है और वाई के पहले हमारे पास कॉन्सोनेंट प्रेजेंट होता है, तो हमारे पास वो पर्टिकुलर वर्ड जो है वो ट्रिकी हो जाता है। वही चीज यहां पर है कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में कोई भी ऐसा एडजेक्टिव जिसके लास्ट में वाई प्रेजेंट होता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई बेचारा हमेशा आई से रिप्लेस किया जाता है। अब जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है, कोई भी इंग्लिश ग्रामर उठा लीजिए, उसमें यही कॉन्सेप्ट हो जाता है कि वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट प्रेजेंट है तो वाई को हमेशा आई से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि किसी भी एडजेक्टिव के एंड में अगर वाई प्रेजेंट है और वाई के पहले प्रीसीड विद अ कॉन्सोनेंट, अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट प्रेजेंट है तो जब हम पॉजिटिव को कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं, लाइक ई आर और ई एस टी ऐड करने वाले होते हैं, तो उस कंडीशन में पहले वाई को आप आई से रिप्लेस कीजिए, फिर ई आर और ई एस टी उसमें ऐड कीजिए। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, लाइक पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। फिर से मैं बता देता हूं कि पॉजिटिव जो है वो बेस फॉर्म होती है किसी भी एडजेक्टिव की। कंपैरेटिव जब हम दो लोगों को कंपेयर करते हैं, दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में कंपैरिजन करते हैं, तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। और जब हम दो से ज्यादा लोगों के बीच में या नाउन या प्रोनाउन के बीच में उस पर्टिकुलर एडजेक्टिव को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री का कॉन्सेप्ट आता है। यहां पर मैंने 4 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, हैप्पी, इजी, हैवी और वेल्दी। ओके, आप देखेंगे कि इन चारों एग्जाम्पल के पहले लाइक y हमारा लास्ट में प्रेजेंट है और y से पहले सबके पास एक एक कॉन्सोनेंट यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, तभी ये रूल हमारा वर्क करेगा, अदरवाइज सिंपली हम ई आर और ई एस टी ऐड कर देंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मान लीजिए y के पहले वॉवेल आ गया तो कोई इशू नहीं है। मैंने अभी बताया कि y को अपने पहले वॉवेल से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत उसको तब होती है जब उसके पहले कॉन्सोनेंट प्रेजेंट होता है। तो अगर इनके पहले वॉवेल है तो सिंपली आप ई आर और ई एस टी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में ऐड कर दीजिए। यहां पर प्रॉब्लम यह है कि y के पहले कॉन्सोनेंट प्रेजेंट है और y को कॉन्सोनेंट से दिक्कत है। तो जब कभी हम ऐसे एडजेक्टिव जिनमें लास्ट में y और y के पहले एडजेक्टिव प्रेजेंट है, सॉरी y के पहले कॉन्सोनेंट प्रेजेंट है, अब हम जब उनकी कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे तो बेसिकली रूल ये कहता है कि हमें y को रिप्लेस करना है i से, उसके बाद फिर हम इसमें ई आर ऐड करेंगे कंपैरेटिव के लिए। ओके, होप आप समझ में आया होगा आप लोगों को कि यहां पर ये जो आई है ये रिप्लेस्ड वर्जन है हमारा वाई का। इसी तरीके से जब हम सुपरलेटिव की बात करेंगे तो आई, अब हम इसमें ई एस टी ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से इजी के लिए इजियर और इजीएस्ट। ठीक है, हैवी के लिए हैवियर और हैवीएस्ट। ठीक है, वेल्दी के लिए वेल्दियर और वेल्दीएस्ट। होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो गया होगा, जिसमें कि हमने ये पढ़ा इस रूल में कि जब कभी किसी एडजेक्टिव के लास्ट में y आता है उसकी स्पेलिंग में और y के पहले कॉन्सोनेंट प्रेजेंट होता है तो उसमें ई आर और ई एस टी लाइक कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लिखने से पहले y को हम i से रिप्लेस करते हैं, फिर उसमें सिंपली ई आर और ई एस टी ऐड करते हैं, जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में यहां पर इन चारों एग्जाम्पल्स में हमने इस चीज को समझने की कोशिश की है। ये था हमारा रूल नंबर 2 जो कि y के लिए था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ।
सो हेयर कम्स अवर रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ऐसे वर्ड्स के लिए है जो कि वन सेलेबल वर्ड होते हैं। सेलेबल का जो कॉन्सेप्ट होता है, इससे पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था जब हम रीडिंग्स के रूल चेक कर रहे थे, रीडिंग्स और स्पेलिंग के लिए, कि हम इंग्लिश रीडिंग को कैसे थोड़ा सा इजी कर सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने ये चीज़ बताई थी आपको कि सेलेबल का मतलब क्या होता है। सेलेबल में बेसिकली जब हम किसी वर्ड को रीड आउट करते हैं तो साउंड होता है जो कि कितने टर्म में हम उसको पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, रेड, बिग, हॉट, थिन, सैड, फैट। जब ऐसे वर्ड हम पढ़ते हैं तो वो बेसिकली एक ही बार में हमने पढ़ा और वो खत्म हो गया, लाइक उसमें कोई दूसरा साउंड नहीं होता। बट अगर जैसे हम एक दूसरा वर्ड लें कि करेजियस, ब्यूटीफुल, जब आप ऐसे वर्ड्स को पढ़ते हो तो आपको कम से कम 2 साउंड सुनाई पड़ता है, जैसे करेजियस, ब्यूटीफुल। लेकिन यहां पर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, रेड, बिग, थिन, फैट, सैड। तो ऐसे वर्ड्स जिनमें सिंपली एक साउंड प्रेजेंट होता है उनको हम वन सेलेबल वर्ड कहते हैं, जिनमें डबल होता है उनको हम 2 सेलेबल वर्ड कहते हैं। तो सेलेबल का मतलब वन साउंड ऑफ द वर्ड, या सेलेबल का मतलब बेसिकली इजी लैंग्वेज में आप यही समझिए कि साउंड ऑफ द वर्ड। ओके, सो रूल नंबर 3 हमारा ये कहता है कि वर्ड विद वन सेलेबल, कि ऐसे वर्ड जिनको जब हम रीड आउट करते हैं तो उनसे हमें सिंपली एक साउंड मिलता है, उनको हम वन सेलेबल वर्ड बोलेंगे। तो ऐसे वर्ड के में जब हम, ऐसे एडजेक्टिव्स में जब हम ER और EST को ऐड करना चाहते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के कॉन्सेप्ट में, तो हमें सिंपली डबल द लास्ट अल्फाबेट, डबल द लास्ट अल्फाबेट। सेम यही रूल हमने ED और ING के भी कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि जब कभी हम किसी वर्ब में के लास्ट में ED और ING ऐड करते हैं तो वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट हमने चेक किया था कि ED और ING को ऐड करने से पहले लास्ट अल्फाबेट को हम डबल करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को और भी हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट, CVC रूल। ये रूल ये कहता है कि किसी भी वर्ड के लास्ट 3 अल्फाबेट, लास्ट 3 अल्फाबेट, फॉर एग्जाम्पल आप चेक करें तो ये हमारा कॉन्सोनेंट है, ये हमारा वोवेल है, ये अगेन कॉन्सोनेंट है। तो ये कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी वर्ड के लास्ट 3 अल्फाबेट अगर कॉन्सोनेंट, वोवेल और कॉन्सोनेंट के फॉर्म में अरेंज होते हैं तो उनमें ED ING ऐड करने से पहले या ER EST ऐड करने से पहले लास्ट का जो अल्फाबेट होता है उसको हम डबल करके लिखते हैं, लाइक 2 टाइम्स हम उसको लिखते हैं। जिन बच्चों को ये नहीं पता कि वोवेल और कॉन्सोनेंट का फर्क क्या होता है तो उनके लिए मैं बता दूं, खैर यहाँ पर ये टॉपिक छेड़ना नहीं चाहिए। वोवेल जो है वो बेसिकली A, E, I, O और U, और टोटल अल्फाबेट जैसा कि आपको पता है 26 होते हैं, जिसमें से 5 जो हैं, 5 जो हैं वो वोवेल्स होते हैं और रेस्ट के जो 21 होते हैं वो कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो वोवेल हैं A, E, I, O, U, ये बेसिकली बहुत बेसिक सी चीज़ है, बट हो सकता है कि जिन्होंने ये सीरीज़ नहीं चेक की हो या इनिशियल से जिन बच्चों को ना पता हो, हिंदी मीडियम में बहुत दिक्कतें होती हैं। आई नो कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बड़ी उम्र में आते आते भी हमको पता नहीं होती हैं। वो थोड़ा सा ज़बान का फ़र्क होता है, ना हमने पहले पढ़ी होती हैं, ना हमको इंटरेस्ट होता है। बट एक एज के बाद जब हमें ज़रूरत पड़ती है, जब हम जॉब सर्च करते हैं तो वहाँ पर जो है वो इन सब चीज़ों की अहमियत समझ में आती है। लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े होते हैं, तो उनको लैंग्वेज की बड़ी दिक्कत होती है। आप अपनी एजुकेशन एक लिमिट तक ही हिंदी बुक्स के सहारे, मैं ये नहीं कहता कि लैंग्वेज जो है वो ख़राब चीज़ है, लाइक आप हिंदी में भी बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो हिंदी में ही आगे तक गए हैं और हिंदी की बुक्स पढ़ के ही बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे और बहुत सक्सेसफुल हुए अपने लाइफ में। मेरे कहने का मतलब ये है कि नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है।
ओके कि आप जब पढ़ रहे हैं तो लैंग्वेज कोई भी हो, कॉन्सेप्ट कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, जैसा कि हम अभी इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हम इंग्लिश के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जब हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, रीजनिंग या दूसरी चीज़ें जब हम पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर उन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। पढ़ना बहुत ज़रूरी है और कहने का मतलब ये है मेरा कि जब हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं तो हमें फुल्ली इन्वॉल्व होना है इन सब चीज़ों में। जब हम पढ़ते हैं ये चीज़ें आपको बहुत सारी जगहों पे मिल जाएंगी। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो टीचर्स हैं उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इन सब से भी अच्छा जो है वो कॉन्सेप्ट आपको अदर चैनल्स पे मिलता है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपनी एजुकेशन को पीछे ना छोड़ें, बहुत ज़रूरी है। और आप पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान दें, लाइक कि कहीं से भी नॉलेज एक ऐसी चीज़ है आपको कहीं से भी मिले आपको लेनी चाहिए। ओके, खैर बैक टू अवर टॉपिक। हमारा कॉन्सेप्ट था ये रूल नंबर 3, वर्ड विद वन सिलेबल वर्ड, कि ऐसे वर्ड जिनको जब हम रीड आउट करते हैं तो उनमें सिर्फ सिंपली एक साउंड आता है। ठीक है, ऐसे वर्ड्स को जब हम ER और EST ऐड करते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए तो जो लास्ट अल्फाबेट होता है उसको हमें डबल करके लिखना होता है। और इसको हमने बताया कि कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट के फॉर्म में अरेंज होना चाहिए। लास्ट के 3 अल्फाबेट, इनिशियल से नहीं, लास्ट के 3 अल्फाबेट कॉन्सोनेंट, वोवेल और कॉन्सोनेंट के फॉर्म में अरेंज होने चाहिए। अब जैसे इसको हम अगर कंपैरेटिव बनाएंगे तो रूल हमारा ये कहता है कि जब हम रेड में ER ऐड करेंगे कंपैरेटिव के लिए तो लास्ट का अल्फाबेट हमें डबल करके लिखना है। इसी तरीके से जब हम इसका सुपरलेटिव बनाएंगे तो भी हमें लास्ट का जो D है वो डबल करके लिखना है। इसी तरीके से बिग है, आप देखें बिगर और बिगेस्ट, यहां पे भी G मैंने 2 टाइम्स लिखा है और कंपैरेटिव में भी G 2 टाइम्स लिखा है। हॉट, हॉटर और हॉटेस्ट। ओके, T यहां पर 2 टाइम्स लिखा है। थिन, तो यहां पर N हमारा डबल हो जाएगा, थिनर और थिनेस्ट। सैड, सैडर और सैडेस्ट। ओके, फैट, यहां पे भी हमारा T जो है वो 2 टाइम्स आएगा, फैटर और फैटेस्ट। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा रूल नंबर 3 में कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट के लिए। ऐसे वर्ड्स जो कि 1 सिलेबल वर्ड होते हैं जिनको रीड आउट करते टाइम सिर्फ और सिर्फ एक साउंड आता है, ऐसे वर्ड को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जब हम इनकी बनाते हैं तो लास्ट का अल्फाबेट हमें डबल करके लिखना पड़ता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के से रिलेटेड यहाँ पर एग्जाम्पल्स में हमने चेक किया कि हर जगह हमने लास्ट अल्फाबेट को डबल करके ऐड किया हुआ। ये था हमारा रूल नंबर 3। अब हम चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। सो हियर कम्स अवर रूल नंबर 4। अभी हमने रूल नंबर 3 जो देखा वो बेसिकली ऐसे वर्ड्स के लिए था, ऐसे एडजेक्टिव्स के लिए था जो कि 1 सिलेबल थे, जिनको रीड आउट करते टाइम सिर्फ और सिर्फ एक साउंड वहाँ से निकलता है। अभी हमारा रूल नंबर 4 है, दैट इज़ एडजेक्टिव मोर देन 1 सिलेबल। जब हम ऐसे किसी वर्ड को रीड आउट करते हैं तो उसमें मोर देन 1 साउंड निकलता है, इसीलिए हमने यहाँ पर एडजेक्टिव मोर देन 1 सिलेबल। सिलेबल का मतलब अभी जैसे मैंने बताया दैट इज़ साउंड। इजी लैंग्वेज में आप इसको इसी तरीके से समझें कि जो साउंड किसी वर्ड को रीड आउट करते टाइम होता है, अगर वो एक ही बार में जो है हम उसको रीड आउट कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल्स दिए थे, तो उनको जैसे रेड, टॉल, बिग, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं जिनको रीड आउट करते टाइम सिर्फ और सिर्फ एक साउंड निकलता है, उनको 1 सिलेबल वर्ड बोलते हैं। इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जब हम उनको रीड आउट करते हैं तो मोर देन 1 साउंड वहाँ से निकलता है। आप एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं, लाइक ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट, इंडस्ट्रियस और करेजियस। जब हम इनको रीड आउट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, यहाँ पर 2 साउंड्स निकलते हैं, करेजियस, करेजियस।
मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कभी किसी वर्ड को हम रीड आउट करें और उसमें एक से ज़्यादा साउंड निकलता है तो वो मोर देन वन सिलेबल वर्ड हो जाता है। और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के केस में रूल नंबर 4 हमारा ये कहता है कि जब हम कभी किसी ऐसे एडजेक्टिव को कंपेयर करते हैं या सुपरलेट करते हैं जो कि मोर देन वन सिलेबल वर्ड होते हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री में हम मोर और सुपरलेटिव डिग्री के लिए मोस्ट प्लस पॉजिटिव लिख देते हैं। मतलब यहां पर ER और EST वाला जो कॉन्सेप्ट हमने अभी चेक किया था सफिक्स के तौर पे कि पॉजिटिव के एंड में हमने ER लगाया कंपैरेटिव्स के लिए और पॉजिटिव के एंड में हमने EST लगाया सुपरलेटिव के लिए, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज नहीं होता है। यहाँ पर जब हम कंपैरेटिव की बात करते हैं तो मोर और सुपरलेटिव की बात करते हैं तो मोस्ट के साथ हम पॉजिटिव डिग्री लिख देते हैं। ओके, जैसा मैंने अभी बताया, जो हमारा कॉन्सेप्ट था ER और EST वाला वो यहाँ पर यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, मैंने 4 एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के लिए। पॉजिटिव, जैसे मैं हमेशा बता रहा हूँ अभी कि ये बेसिकली बेस फॉर्म होता है। कंपैरेटिव, जब हम दो लोगों के बीच में किसी एक पर्टिकुलर क्वालिटी को या किसी एक पर्टिकुलर एडजेक्टिव को कंपेयर करते हैं तो वो कंपैरेटिव डिग्री हो जाता है। और यही चीज अगर हम मोर देन 2 के लिए करते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट, इंडस्ट्रियस और करेजियस, जब हम इनको कंपैरेटिव में लिखेंगे तो पहले हम मोर लिखेंगे एज पर रूल कि जब हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं तो मोर से ऐड करते हैं उसको, मोर, मोर एंड मोर। ओके, इसके बाद सिंपली यही वर्ड्स ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट, इंडस्ट्रियस और करेजियस, लाइक कोई चेंज नहीं होना है। सिंपली इन वर्ड्स के पहले आपको क्या लगा देना है, मोर, जब आप कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं। इसी तरीके से सुपरलेटिव के लिए हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, मोस्ट। ये चारों में पहले मोस्ट हम लिखेंगे, उसके बाद लाइक मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट इंडस्ट्रियस और मोस्ट करेजियस। इस तरीके से हम इनको बनाते हैं। तो ये था हमारा रूल नंबर 4 मोर देन वन सिलेबल वर्ड के लिए, जहां पर कंपैरेटिव के लिए मोर और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट का यूज होता है। यहां पर ER और EST वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज करते हैं। सो ये था हमारा रूल नंबर 4। अब हम चलते हैं अपने लास्ट रूल की तरफ, दैट इज रूल नंबर 5। सो हेयर कम्स अवर रूल नंबर 5। ये हमारा लास्ट रूल है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के केस में। ये इर्रेगुलर कंपैरिजन होता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ भी रूल जैसा नहीं है, लाइक इसमें कोई ER, EST, मोर और मोस्ट इस तरीके का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सिंपली आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी भी तरीके के रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ओके, सो इसमें पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव इन तीनों डिग्रीज के लिए डिफरेंट वर्ड्स जो हैं वो होते हैं। पॉजिटिव आपका बेस फॉर्म हो गया कंपैरेटिव 2 के लिए और सुपरलेटिव मोर देन 2 के लिए। ओके, जैसे कि यहां पर 4 मैंने एग्जाम्पल ले लिए हैं। गुड, अब जब हम गुड की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम कंपैरेटिव में उसको ER लगा करके गुडर और गुडेस्ट कर देंगे, नहीं। यहां पर हमारा गुड, बेटर और बेस्ट। इसी तरीके से बैड है, बैड का वर्स और वर्स्ट, लिटिल का लेस एंड लीस्ट, मच का मोर और मोस्ट। सो कहने का मतलब यह है कि रूल नंबर 5 बेसिकली इर्रेगुलर कंपैरिजन होता है, जहां पर किसी तरीके का कोई रूल नहीं होता है। एज सच आपको ये चीजें याद करनी पड़ेंगी। ओके, यहां पर मैंने 4 एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की है कि इर्रेगुलर कंपैरिजन कैसे होता है। यहां पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। जैसा कि मैंने अभी तक जो है वो एडजेक्टिव में हमने एडजेक्टिव क्या होता है, उसकी डेफिनेशन और उसके टाइप्स, इनके बारे में डिस्कस किया। इसके बाद आज के लेक्चर में हमने डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में डिस्कस किया है। और जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करके हमें उसको एटलीस्ट एडवांस लेवल तक लेकर के जाना है, ताकि जिस बच्चे को या जिस स्टूडेंट को
आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में, सिर्फ इंग्लिश से रिलेटेड ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस का सब्जेक्ट हो, रीजनिंग का सब्जेक्ट हो या हिस्ट्री और कुछ भी हो, किसी भी सब्जेक्ट को आपको इस तरीके से पढ़ना है कि लाइक आप जीरो हैं और आपको उसको शुरू करना है और एंड तक लेके जाना है, एडवांस लेवल तक, ताकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको क्रैक कर सकें। ओके, ये तो हो गई बेसिक बात। सो कहने का मतलब मेरा यह है कि यहां पर अगर ये टॉपिक खत्म होता है तो ये एनफ नहीं है, इसके आगे जो हमें पढ़ना है वो है इसका एडवांस लेवल, कि जब कभी एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेसिकली जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या फिल इन द ब्लैंक्स या कॉमन एरर के जो क्वेश्चंस आते हैं तो उनको आप कैसे वहां पर आंसर करेंगे और उनकी ट्रिक्स क्या होती हैं, लाइक कैसे आप कीवर्ड्स उनमें ढूंढेंगे कि ओके ये रूल है तो इस तरीके से करेंगे, या ये प्रॉब्लम है तो उसको कैसे आप चेकआउट करेंगे कि क्या प्रॉब्लम में क्या सॉल्यूशन हम यूज कर सकते हैं वहां पर। सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो हो जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कॉमन एरर एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट के लिए। सो वहां पर ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। एट लास्ट जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, पढ़ने की कोशिश करें, जो चीज नहीं समझ में आती है, जो भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास है, वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, आप किसी कोचिंग में हो, किसी स्कूल में हो, किसी कॉलेज में हो, कहीं भी हैं, आप अपने टीचर से डिस्कस कीजिए, क्योंकि अगर आप डिस्कस नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होगी और आधी इंफॉर्मेशन से जो है वो आपको कहीं पे भी कोई भी हेल्प नहीं मिल पाएगी। सो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। दुनिया में बहुत कुछ है जो चलता रहता है, बट एज अ टीचर ये मेरा मानना है कि एजुकेशन लेने की, पढ़ाई करने की जो एज होती है वो उस एज के अंदर आपको अपना गोल जरूर अचीव कर लेना चाहिए, ताकि आने वाली लाइफ जो है आपकी ये रिग्रेट ना रहे कि ओके हमारे पास ये टाइम था और हम इस चीज़ को नहीं कर पाए। सो ये मेरी तरफ से आपको एडवाइस है, रेस्ट ये आपकी लाइफ है, आप अपने हिसाब से बेहतर है, आप ज़्यादा अच्छा समझते हैं। ओके, सो इस टॉपिक को हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में